बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लीगल एजुकेशन बाय एहसान अली में खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इस एक्ट का तारुफ डिस्कस करेंगे कि ये गार्डियन लॉज हैं क्या। गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में पेश किया जाएगा। इंट्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा है, लिहाजा इसको दो पार्ट्स में तकसीम कर लिया जाएगा। इस वीडियो में हम पाकिस्तान में गार्डियनशिप का कानून कौन सा है, गार्डियन एक्ट का मुख्तसर तारुफ और गार्डियन सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है वगैरह वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए नाजरीन, सबसे पहले हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। प्रीव्यू में सबसे पहले हमारे पास है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, नंबर 2 हु मे बी अ गार्डियन, नंबर 3 हु इज़ अ माइनर, नंबर 4 सेक्शन 3 ऑफ मेजॉरिटी एक्ट, नंबर 5 डज गार्डियन एंड वार्ड एक्ट सुपरसीड्स शरिया, नंबर 6 कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स। नंबर 1 jurisdiction of the court. Viewers, it is one of the most important and major ingredient of the Guardian and Ward Act. तो आइए नाजरीन, हम अब इसे डिस्कस करते हैं। The application for guardianship should be made under the provisions of Guardian and Ward Act 1890 to the court having jurisdiction in the place where the minor ordinarily resides. नाजरीन, किसी भी माइनर का गार्डियन अपॉइंट होने के लिए उस अदालत में एप्लीकेशन देना होती है जिस अदालत के दायरा इख्तियार या इलाका में वो माइनर या बच्चा नाबालिग बच्चा रहाइश पजीर हो। नाजरीन, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि बच्चा किसी और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहाइश पजीर है जहाँ उसका गार्डियन कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं है। इस अदालत में गार्डियन के लिए दरख्वास्त नहीं दी जा सकती जिसको जुरिसडिक्शन हासिल नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ उस गार्डियन कोर्ट में खजानत के लिए गार्डियनशिप के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल की जा सकती है जिस कोर्ट को या जिस इलाके में गार्डियन कोर्ट को जुरिसडिक्शन हासिल होगी। नाजरीन, गार्डियन कोर्ट एक स्पेशल कोर्ट होती है। आम तौर पर जो सीनियर सिविल जजेस होते हैं उनको गार्डियन कोर्ट की पावर्स दी गई होती हैं। आजकल गार्डियन कोर्ट्स भी अलहदा बना दी गई हैं। नाजरीन, गार्डियनशिप हासिल करने के लिए दरख्वास्त दायर की जाती है। ये दावा नहीं होता बल्कि एप्लीकेशन होती है। इसे हरगिज़ हम दावा नहीं कह सकते बल्कि ये एप्लीकेशन कहलाती है। व्यूवर्स, गार्डियनशिप हमेशा दो किस्म की होती है, एक माइनर के पर्सन यानी ज़ात के लिए और दूसरी माइनर की प्रॉपर्टी के लिए, चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल। कोई भी शख्स थ्रू कोर्ट माइनर की ज़ात और माइनर की प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए, माइनर की कफालत के लिए उसकी गार्डियनशिप क्लेम कर सकता है, क्योंकि माइनर अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत खुद नहीं कर सकता। If the application is with respect to the guardianship of the property of the minor, then it may be made either to the court having jurisdiction in the place where the minor ordinarily resides or to a court having jurisdiction in a place where the minor has property. Viewers, अगर गार्डियनशिप माइनर की प्रॉपर्टी के लिए क्लेम की गई हो तो उसके लिए जो एप्लीकेशन दायर की जाती है वो उस अदालत में फ़ाइल की जाएगी जहां माइनर रहाइश पजीर है या जहां माइनर की प्रॉपर्टी वाक़या है। चाहे प्रॉपर्टी किसी भी शक्ल में हो, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, हमेशा एप्लीकेशन उसी कोर्ट में फ़ाइल की जाएगी जहां पर माइनर
रिजाइड कर रहा है, यानी कि जहाँ पर वो रह रहा है या जिस कोर्ट के एरिया में उसकी प्रॉपर्टी पाई जाती है, वाक़या है, मौजूद है। ये पार्टीज़ की ऑप्शन पर है कि वो किधर एप्लीकेशन फ़ाइल करना चाहते हैं, चाहे वो जहाँ पर माइनर रहाइश पज़ीर है वहाँ पर एप्लीकेशन फ़ाइल कर लें, या फिर यहाँ जहाँ कहीं भी या जिस डिस्ट्रिक्ट में भी माइनर की प्रॉपर्टी वाक़या है वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ाइल कर लें। नंबर 2, हु मे बी अ गार्डियन। गार्डियन कौन हो सकता है या गार्डियन कौन बन सकता है? A guardian can be a de facto and de jure one. Legal guardians and those appointed by the court are de jure guardian. A father is the natural guardian of a child under the age of 18 years under the Guardian and Ward Act 1890. व्यूवर्स, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि गार्डियनशिप दो किस्म की होती है, डिफैक्टो और डिज्योर। डिफैक्टो गार्डियनशिप वो गार्डियनशिप होती है, या वो डिफैक्टो गार्डियन वो गार्डियन होता है जो फैक्चुअल गार्डियन होता है, हकीकी गार्डियन होता है, यानी जो रियल गार्डियन होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी भी बच्चे, किसी भी नाबालग का गार्डियन कोर्ट से अपॉइंट नहीं हुआ हो तो उसकी मदर या फादर, उसके पेरेंट्स उसके गार्डियन होंगे। अगर उसके पेरेंट्स नहीं हैं, व्यूवर्स, अगर उस नाबालग बच्चे के पेरेंट्स नहीं हैं तो उस नाबालग की कस्टडी अगर किसी रिश्तेदार यानी नानी, दादी वगैरह वगैरह के पास है तो वो फैक्चुअली उस बच्चे के, उस नाबालग के गार्डियन होंगे। और कानूनी तौर पर बाज़ाब्ता तरीके से जो गार्डियन अदालत अपॉइंट करती है उसको डिज्योर गार्डियन कहते हैं। जहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं है वहाँ पर बच्चे की कफालत कोई भी कर सकता है, यानी चचा, ताया, हाला, मामू या कोई और रिश्तेदार वगैरह वगैरह। अगर बच्चे की कफालत कर रहा है, यानी कि कोई भी रिश्तेदार बच्चे की कफालत कर रहा है, तो अगर वहाँ पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है बच्चे की कफालत पर, अगर जहाँ पर कोई एतराज़ है तो वो बच्चे की गार्डियन कोर्ट के ज़रिए बाय लॉ अपॉइंट करवा लेगा, यानी कि वो कोर्ट जाएगा, गार्डियन कोर्ट में वो एप्लीकेशन दायर करेगा। एप्लीकेशन के ज़रिए अगर अदालत उसे फिट समझती है तो उसे गार्डियन मुकर्रर कर देगी, तो उसे डिज्योर गार्डियन कहा जाएगा। हर वो गार्डियन जो बाय लॉ कोर्ट के ज़रिए अपॉइंट करवाया जाता है उसे डिज्योर गार्डियन कहा जाता है, और हर वो गार्डियन जो खुद ही यानी विदाउट कोर्ट बच्चे की कफालत करता है, उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल करता है, तो वो फैक्चुअल गार्डियन होगा। नाजरीन, बाप हमेशा नेचुरल गार्डियन होता है उस बच्चे का जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है। ये हम सेक्शंस की स्टडी करते वक्त इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे कि किस एज तक बाप को एज अ गार्डियन प्रेफरेंस दी जाती है और किस एज तक मदर को एज अ गार्डियन प्रेफरेंस दी जाती है। इसमें बच्चे की जिन्स के हवाले से भी देखा जाता है कि वो मेल है या फीमेल है। ये मज़ीद हम सेक्शंस की डिस्कशन के दौरान स्टडी करेंगे। एज अपोज टू अ डिज्योर गार्डियन, अ पर्सन लाइक the mother, brother, uncle, other relations except father and father's father, or an institution like an orphanage may voluntarily place herself in charge of person or property of the minor. A mother is, however, is the next possible guardian after a father unless the latter
by his will has appointed another person as the guardian of the child. She under certain circumstances can appoint a guardian by will. She can do so during the lifetime of her husband if he is incapable of acting, or after his death. A de facto guardian, as opposed to a de jure guardian, is merely a custodian of person and property of the minor. अब डिजोर गार्डियन जो बाय लॉ गार्डियन है, इसके अलावा कोई भी शख्स जैसे माँ, भाई, अंकल, माँ स्वाइप बाप के बाप यानी दादा के, या कोई अदारा जैसे ऑर्फनेज के, वो रज़ाकाराना तौर पर माइनर की कस्टडी लेकर इसकी खजानत कर सकते हैं। यानी कि वो वॉलंटायरली बच्चे की खजानत लेकर उसकी कस्टडी लेकर अपने हाथ में उस बच्चे की खजानत और कफालत कर सकते हैं, वो डिफैक्टो गार्डियन कहलाएंगे। मगर बाप या बाप का बाप यानी ग्रैंडफादर बच्चे के नेचुरल गार्डियन होंगे, वो डिफैक्टो गार्डियन नहीं होंगे। तो अगर कोई बाय अपॉइंटमेंट बाय कोर्ट नहीं हुई हो तो इनमें से कोई भी खजानत कर सकता है। जहाँ पर बाप नहीं होगा वहाँ बच्चे की माँ को तरजीह दी जाएगी। पहला राइट बच्चे की माँ को हासिल होगा कि वो बच्चे की कस्टडी हासिल कर सके, लेकिन माँ महसूस हालात में बाय विल के ज़रिए किसी को भी नाबालग की गार्डियनशिप के लिए, खजानियत के लिए अपॉइंट कर सकती है। अगर बच्चे का बाप ज़िंदा है तो उसकी ज़िंदगी में भी अपनी विल यानी कि वसीयत के ज़रिए किसी को भी गार्डियन अपॉइंट कर सकती है। लेकिन यहाँ पर कानून ने ये शर्त इम्पोज कर दी है कि बाप इस काबिल नहीं है कि वो बच्चे की खजानत कर सके, या फिर बाप दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, या नशे का आदी है, या कोई और ऐसा अमल करता है, या कोई और ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से बच्चे की ज़ात पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो, नेगेटिव असर डाल सके, मनफी असर डाल सके। इस वजह से माँ बच्चे का किसी और को गार्डियन अपॉइंट कर सकती है। डिफैक्टो और डिजोर गार्डियन में फ़र्क ये है कि डिफैक्टो गार्डियन जिनको अदालत ने अपॉइंट नहीं किया और वो नेचुरल गार्डियन भी नहीं हैं, यानी माँ बाप वगैरह नहीं हैं, तो जो डिफैक्टो गार्डियन होगा इसके पास बच्चे और इसकी जायदाद की कस्टडी होगी। वो इस जायदाद की सिर्फ देखभाल कर सकेंगे, लेकिन वो इस जायदाद को बेच नहीं सकेंगे। इनको इस किस्म का कोई भी हक हासिल ना होगा। ताहम जो गार्डियन अदालत की तरफ से अपॉइंट किया जाएगा इसको इख्तियार हासिल होगा कि कोर्ट की इजाज़त से वो प्रॉपर्टी वगैरह को सेल कर सकते हैं। मतलब हर वो गार्डियन जो डिफैक्टो है यानी कि रियल गार्डियन है, बाय कोर्ट अपॉइंट नहीं हुआ, वो सिर्फ बच्चे की देखभाल कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी की भी देखभाल कर सकते हैं, लेकिन उस प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर सकते। जबकि इसके बरक्स डिजोर गार्डियन वो गार्डियन होता है जो बाय कोर्ट अपॉइंट होता है और उसको बाय कोर्ट ये राइट हासिल हो जाता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कि वो नाबालग की प्रॉपर्टी को, अगर नाबालग को किसी भी किस्म की उसकी पढ़ाई के खर्चे की या किसी और भी किस्म का कोई भी खर्चा चाहिए हो तो वो उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये शर्त भी है कि विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, वो अपनी विश के तौर पर ये नहीं कर सकते।
While appointing a guardian, the character, the capacity and the fitness of the individual should be taken into consideration. जब भी अदालत व्यूवर्स जब भी अदालत कोई भी गार्डियन अपॉइंट करेगी, यानी कि किसी भी शख्स को किसी भी नाबालिग का गार्डियन अपॉइंट किया जाएगा, तो उस शख्स का किरदार, उसकी कैपेसिटी और उसकी फ़िटनेस देखी जाएगी कि क्या वो बच्चे की ख़ज़ानियत के काबिल है या नहीं है। इसकी तालीम, उसका सोशल स्टेटस और उसका कारोबार वगैरह वगैरह भी देखा जाएगा। नाजरीन, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई भी चैरिटेबल सोसाइटी, कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी बच्चे की कस्टडी विद रिस्पेक्ट टू हिज पर्सन और प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं या नहीं। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि वो जो कोई भी चैरिटेबल सोसाइटी है या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, वो बच्चे की प्रॉपर्टी के लिए गार्डियनशिप थ्रू कोर्ट क्लेम नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है, ये हम अब डिस्कस कर लेते हैं। A charitable society is not a person within meaning of section 4 subsection 2 of Guardian and Ward Act, and thus cannot be appointed as guardian of the person or property of the minor. However, it has been held by court that a manager of a registered society can be appointed as guardian of a child. The latter context, it has also been stated that the meaning of person in the context of being appointed a guardian should not be confined to an individual despite section 3 clause 39 of the General Clauses Act, as would conflict with Guardian and Ward Acts section 43 subsection 4 and section 45. नाजरीन, चैरिटेबल सोसाइटीज़ यानी खैराती अदारे, NGOs वगैरह गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 के तहत पर्सन की कैटेगरी में नहीं आते। लिहाजा कोई भी खैराती अदारा इट सेल्फ गार्डियन अपॉइंट नहीं हो सकता, बट चैरिटेबल सोसाइटीज़ के हेड्स यानी मैनेजर वगैरह गार्डियन अपॉइंट हो सकते हैं। चैरिटेबल सोसाइटी को अगर गार्डियन बना दिया जाए तो इससे ये ख़तरा रहता है कि कहीं माइनर का प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्ट गबन ना कर लिया जाए, क्योंकि खैराती अदारों को अदारा चलाने के लिए रकम की ज़रूरत होती है। अगर नाबालिग की प्रॉपर्टी का गार्डियन मुकर्रर कर दिया जाए तो नाबालिग की जायदाद में हेर फेर होने के चांसेस होते हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए इन अदारों को गार्डियन मुकर्रर नहीं किया जा सकता। कोई भी शख्स जो गार्डियन अपॉइंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो एक शख्स हो या कोई एक ज़ात हो, इसकी कोई पाबंदी ना है। पर्सन की तारीफ में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर खैराती अदारा तो नहीं आ सकता, लेकिन कंपनी पर्सन की तारीफ में आ सकती है। कोई और अदारा अगर है तो वो भी पर्सन की डेफिनेशन में आ सकता है। अगर हम इसको इंडिविजुअल की हद तक कन्फाइन करेंगे तो ये जनरल क्लासेस एक्ट के सेक्शंस 3 क्लास 39 और गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के सेक्शंस 43 सब सेक्शन 4 और सेक्शन 45 में कन्फ्लिक्ट पैदा कर देगा। हु इज़ अ माइनर और वार्ड, माइनर कौन होगा?
It is also one of the most important ingredient of the minor. It is also one of the most important ingredient of the Guardian and Ward Act. That who is a minor or who can be a minor, who may be a minor. तो आइए नाजरीन अब इसे स्टडी कर लेते हैं. अंडर द मेजॉरिटी एक्ट 1875 majority seizes the completion of 18 years unless the guardian of the person or property or both of the minor has been or shall be appointed before the minor has attained the age of 18 years, or the property of the minor is under the superintendence of a court of wards, in which case the age of majority is prolonged until the minor has completed the age of 21 years. Accordingly, notwithstanding Sharia, majority of the child continues until the completion of the 18 years. Until then, the court has the powers to appoint the guardian for the child and her or his property or both under the provisions of Guardian and Ward Act 1890. The relevant provisions in this respect is Section 3 of the Majority Act 1875, which reads as follows. नाजरीन, इस हवाले से यानी कि माइनर कौन होगा, इस हवाले से मेजॉरिटी एक्ट 1875 ये डिफ़ाइन करता है कि अगर 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा होगा तो वो माइनर कहलाएगा, ता वक्ते के इसका कोई गार्डियन अपॉइंट ना हुआ हो. और अगर 18 साल की उम्र तक बच्चे का कोई भी गार्डियन अपॉइंट कर दिया गया हो तो उसकी मेजॉरिटी एक्ट के मुताबिक मेजॉरिटी की उम्र यानी कि बलूगत की उम्र 21 साल होगी. इस बारे में जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं मेजॉरिटी एक्ट की, आइए देखते हैं कि वो क्या कहती हैं. Section 3 of the Majority Act 1875. Subject as aforesaid, every minor of whose person or property or both a guardian other than a guardian for a suit within the meaning of Order 32 of the first schedule of the Court of Civil Procedure 1908 has been or shall be appointed or declared by any court of justice before the minor has attained the age of 18 years, and every minor property the superintendence has been or shall be assumed by any court of wards before the minor has attained the age shall, notwithstanding anything contained in the Succession Act 1925 or in any other enactment, be deemed to have attained his majority when he shall have completed his age of 21 years and not before. तो नाजरीन, ये सेक्शन बिल्कुल क्लियर कर देता है कि माइनर कौन होगा. ये क्लियरली डिफाइन कर देता है कि अगर 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा होगा तो वो माइनर कहलाएगा उस वक्त तक जब तक उसका कोई भी कोर्ट से गार्डियन अपॉइंट ना हुआ हो.
अगर उसकी उम्र 18 साल की उम्र तक के बच्चे का गार्डियन अपॉइंट हो गया हो तो उसकी मेजॉरिटी की उम्र 21 साल तक होगी। ये इस सेक्शन से सेक्शन जोन सा मेजॉरिटी एक्ट का है ये बिल्कुल क्लियर कर देता है। Subject as aforesaid, every other person domiciled in Pakistan shall be deemed to have attained his majority when he shall complete his age of 18 years and not before. इसके अलावा सेक्शन 3 ये भी कहता है कि पाकिस्तान का हर शहरी, जो भी शहरी पाकिस्तान का डोमिसाइल्ड है, 18 साल की उम्र तक बालग होगा। गार्डियन एंड वार्ड एक्ट इस हवाले से शरीयत को सुपरसीड कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे सुपरसीड कर रहा है। डज गार्डियन एंड वार्ड एक्ट सुपरसीड्स शरिया? क्या गार्डियन और वार्ड एक्ट शरीयत को सुपरसीड करता है? द गार्डियन एंड द वार्ड एक्ट सुपरसीड्स शरिया in this matter under section 2 of the West Pakistan Muslim Personal Law Shariat Application Act 1962। गार्डियन एंड वार्ड एक्ट शरीयत को सुपरसीड करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1962 के सेक्शन 2 को गार्डियन एंड वार्ड एक्ट सुपरसीड करता है। A court may not be authorized to appoint a guardian if the minor is a married female and whose husband in the court's opinion is not unfit to be her guardian, or if the minor's father is living and in the court's opinion is not unfit to be the minor's guardian, or minor's property is under the superintendence of a court of wards. A minor is also incompetent to act as a guardian of any other minor except his own wife or child। नाजरीन, अदालत को इख्तियार नहीं है कि उस फीमेल माइनर का गार्डियन अपॉइंट करे जो शादीशुदा है, यानी कोई भी लड़की जो माइनर है, माइनर की डेफिनेशन में आती है, 18 साल से कम उम्र की है और अगर वो शादीशुदा है तो वहाँ पर अदालत को इख्तियार नहीं है कि वो उसका किसी भी शख्स को माइनर गार्डियन अपॉइंट करे। उसका गार्डियन उसका खामद होगा अगर वो अनफिट ना है। और हाँ, अगर वो अनफिट है यानी कि उस माइनर का हस्बैंड, उस माइनर फीमेल का हस्बैंड मेंटली अनसाउंड है, वो कैपेसिटी नहीं रखता कि वो उसकी केयर कर सके, उसे लुक आफ्टर कर सके, उसकी प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर कर सके, तो उसका गार्डियन इस सूरत में कोर्ट मुकर्रर करेगी। नाजरीन, जहां भी किसी माइनर का वालिद मौजूद हो या किसी माइनर लड़की का खामद मौजूद हो तो इन दोनों को तरजीह दी जाएगी। मिसाल के तौर पर कोई भी फीमेल है, माइनर फीमेल है और वो शादीशुदा भी है और अगर उसका वालिद है और उसका हस्बैंड भी है तो उन दोनों को
तरजीह दी जाएगी कि वो उस फीमेल माइनर के जो शादीशुदा है उसके गार्डियन अपॉइंट हों। लेकिन यहाँ पर शर्त ये है कि वो दोनों मेंटली अनसाउंड ना हो, वो फिज़िकली एज वेल एज मेंटली फिट हों, तो वो उस फीमेल माइनर के गार्डियन अपॉइंट किए जा सकते हैं। नाजरीन, कोई भी माइनर किसी दूसरे माइनर का गार्डियन नहीं हो सकता, अलबत्ता अगर बीवी और मियाँ दोनों माइनर हैं, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर माइनर, देन तो इस सूरत में माइनर खावंद माइनर बीवी का गार्डियन मुकर्रर हो सकता है। अदरवाइज कोई भी माइनर किसी दूसरे माइनर का गार्डियन मुकर्रर नहीं हो सकता। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए भी और जनरल पब्लिक के लिए भी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तारुफ को डिस्कस करेंगे, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का जायज़ा लेंगे, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत जो जानशीनी सर्टिफिकेट या गार्डियन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उसकी अहमियत पर भी नज़र डालेंगे, कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स को भी डिस्कस किया जाएगा। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।